बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन करामी, लोकल फ्रंट से पहले ज़रा इंटरनेशनल फ्रंट पे एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड जो है वो जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है या वर्ल्ड इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो किस तरीके से डाइवर्ट हो रही है टूवर्ड्स मल्टीपोलर टू यूनिपोलर या यूनिपोलर टू मल्टीपोलर। ये परसेप्शन डिफरेंट माहिरीन का, डिफरेंट क्रिटिक्स का डिफरेंट है। कुछ ये लिखते हैं कि अब वर्ल्ड जो है वो सुप्रीमेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो है वो अब डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि हम जिस तरीके से एग्जांपल लें, ब्रिक्स की बात करें या हम रशिया की बात करें जो इसके हिस्सा है, चाइना की बात करें, बहुत सारी ऐसी ममालिक हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पसंद नहीं करते, उनकी सुप्रीमेसी को पसंद नहीं करते। उसके साथ साथ अब जिस तरीके से देखें, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलाए हैं, और हम नेटो की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, ये तमाम वो इकट्ठे ममालिक हैं जो पॉलिसी मेकिंग में एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन जहां हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज की, यूनाइटेड नेशन की, और उसके साथ साथ तमाम वो ट्रीटीज जो सॉवरन स्टेट की जो है वो क्रेडिबिलिटी या उसकी तशख़्ख़ुस के हवाले से ये कहते हैं कि सॉवरन स्टेट के ऊपर किसी भी किस्म की ऐसी चीजें मुसल्लत नहीं की जा सकती जो उनके अगेंस्ट हो। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप देखें ब्रेग्जिट को, ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। उसमें सबसे पहला ग्राउंड ये था कि वो कहते थे कि सॉवरेनिटी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम के ऊपर ईयू लॉ ऐसे हैं जो उस चीज पे सवाल पैदा करते हैं। अब जिस तरीके से रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हुआ कि उन्होंने वेनेजुएला पे हमला किया, ईरान को धमकियां दे रहा है, मैक्सिको को धमकियां दे रहा है, क्यूबा, कोलंबिया, तमाम वो कंट्रीज जो अपनी सॉवरेनिटी की बात करते हैं। इसी हवाले से थोड़ा बैनुल अक़वामी सतह पर क्या मामलात हैं, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले चंक में मेरे साथ शाजिया अनवर चीमा साहिबा हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से बड़ी एक्सपर्टीज रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस शाजिया, आई होप यू आर डूइंग ऑल वेल। सबसे पहले स्टार्टिंग विद द इशू ऑफ वेनेजुएला, और खास तौर पे जिस तरीके से इनको लिंक करें हम दूसरी कंट्रीज से जो कॉन्डेम कर रहे हैं वेनेजुएला वाले इंसिडेंट को, तो आप किस तरीके से इसको देखते हैं करंटली इस सिचुएशन को? दुनिया जो है इट हैज बीन ऑलरेडी डिवाइडेड इन ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ। तो इससे अगर हम चलें तो फिर हमें समझ में आता है कि एक तरफ 30% दुनिया है जिसको हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं और बाकी 70% ग्लोबल साउथ है। और दुनिया में जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद एक ही रूल चल रहा है जिसको रूल बेस्ड ऑर्डर भी कहते हैं, और हम सब उसके आदी हैं। हम उसके विक्टिम भी हैं, हम उसके आदी भी हैं। अब रिसेंटली ऐसा हुआ है कि शायद हमने ये सोचना शुरू कर दिया, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज ने, शायद हमने ब्रिक्स और शंघाई कॉरपोरेशन या आसियान जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को देखने के बाद, उनकी तरक्की, उनकी अफादियत को देखने के बाद एक उम्मीद सी बांध ली है। तो हमें फिर ये जो रिसेंट इंसिडेंट है लॉलेसनेस के, जिसमें बशार अल असद का आउस्ट होना है और उसकी पूरा एक वहाँ पे पैरेलल पे स्केल का चलना उसकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट में, और वेनेजुएला का भी यही जो है वो सामने आया कि वहाँ पे भी खरीदो फरोख्त की गई है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में भी और उनके जो सिक्योरिटी सेटअप है। तो हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है, जो कि लगना नहीं चाहिए। अगर अजीब लगना होता तो ये बहुत पहले लग लेना चाहिए था। हमें एटलीस्ट हमें मोहम्मद कदाफी से शुरू हो जाना चाहिए था, जब आयरन बॉट से एक बंदे की आंतड़ियां जो है वो निकलवाई गई। तो तब ये होता था कि एक तो हमें ये पता था कि हमारा इतना वाया ही नहीं है, हमारे पास इतना हिम्मत ही नहीं है, और दूसरा ये था कि इस पे एक बड़ा कैमोफ्लेज किया हुआ होता था। कभी ये फॉर द स्टेक ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी होता था, कभी ये होता था खवातीन को बचाने, कभी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के लिए, कभी केमिकल वेपन के लिए। तो ये जो एक्सपोजिंग के 10-15 साल चल रहे हैं, ये जहां तकलीफ दे हैं, जहां बहुत अगली हैं, वहां ये बहुत एक्सपोज भी करने वाले हैं। और वो एक्सपोज ये कर रहे हैं जो कि ट्रंप आपके सामने ब्लेटेंटली कह रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा कि वहां पे हम औरतें बचाएंगे, बच्चे बचाएंगे, डेमोक्रेसी बचाएंगे। उन्होंने कहा जी हमने जहां पे हमें रिसोर्सेज मिलेंगे हम वहां जाएंगे, चढ़ दौड़ेंगे और बहरी कजाकों की तरह जितनी लूट खसूट होगी हम करेंगे। और वो ओपनली ये कह रहे हैं। और एक सॉवरेन स्टेट का जो प्रेसिडेंट है उसको उन्होंने वहां से किडनैप कर लिया है। और अमेरिका के पास कोई इख्तियार नहीं है, अमेरिका कोई कानून नहीं है, अमेरिका कोई आईसीसी आईसीजे नहीं है। अमेरिका कैसे किसी सॉवरेन कंट्री के अंदर जाके जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन सकता है? बट उन्होंने किया है और हमने ये पी लिया है, और अब हम डिस्कशन मुसलसल उस दिन से यही हो रही है और मेरे दिमाग में यही चल रहा है। नहीं तो मिस, इसमें
China and Russia stands in all that ना, ये हमारा टोटल होना चाहिए। उम्मीद तो हम इनसे लगा के मल्टीपोलैरिटी में बैठे हुए जी। नहीं मिस, इसमें जिस तरीके से रिसोर्सेज की आपने बात की, और एक अब कहते हैं कि एक वॉर जो है, हम रिसोर्सेज के साथ साथ जिस तरीके से एक वक्त हम बात करें, जिस तरीके से सऊदी अरेबिया के साथ भी बहुत सारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ट्रीटीज़ हैं, पेट्रो डॉलर की हम बात करते हैं, मार्केट की बात करते हैं, तो वेनेजुएला, क्या ये बात सच है इंटरनेशनली? क्या वेनेजुएला इस चीज़ से बागी था कि वो अपनी ऑयल रिसोर्सेज एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रंप वो उसको नहीं करना चाहता था फरोख्त, या वो डॉलर की जो मार्केट है वो उसको डिस्टेबलाइज करना चाहता था? इसके साथ साथ क्योंकि वेनेजुएला जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट है रिसोर्सेज के वाले से ऑयल के, तो अगर वो उनके कंट्रोल में चले गए तो अपकमिंग वर्ल्ड को क्या सफर करना पड़ सकता है? क्या प्रेडिक्शन है फिर इसके साथ साथ? ये आपके 2-3 पॉइंट्स हैं, उनको वन बाय वन देख लेते हैं। जी। एक तो ये कि वेनेजुएला का प्रॉब्लम जो है वो तकरीबन 4 डेकेड से है, हुगो चावेज के ज़माने से है। हुगो चावेज से भी इनको यही प्रॉब्लम था कि वो चीज़ों को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहता था। इनकी जो शेवरॉन है ऑयल की कंपनी, उसको वो तेल जो है वो उसको नेशनलाइज करना चाहता था। तो उसको उन्होंने जिस तरीके से भी उस पर भी मुकदमे बनवाए, जो भी किया, तो फिर ये ख़ॉन गाइडो को लेके आए। ख़ॉन गाइडो को लोगों ने पसंद नहीं किया। उसके दरमियान कुछ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट ख़ॉन गाइडो से भी पहले रही। अब ख़ॉन गाइडो सुना है कि अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता है। जी। फिर उन्होंने मारिया मचादो को तैयार किया। मारिया मचादो भी अपोजिशन लीडर हैं और एग्जाइल में हैं। उनको नोबेल प्राइज भी पीस का दिलवाया, लेकिन रिसेंटली ट्रंप ने उसको बिल्कुल ही जो है ना उसको डंप किया, जस्ट थ्रो हर अंडर द बस के नहीं, मारिया मचादो वहाँ पे ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो आप देखें कि ये हमें 30 से 40 साल में एक पूरा सिनेरियो नजर आता है कि एक मुल्क जो है वो अपने रिसोर्सेज को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहता और वो उनको नेशनलाइज ही रखना चाहता है। तो फिर एक हुकूमत आती है, दूसरी आती है। अब सुनने में ये भी आ रहा था कि निकोलस मदुरो जो है वो की सारी बातें मानने के लिए तैयार भी थे, नहीं थे। तो ये कह हाँ ठीक है, आपको जितना तेल चाहिए। और एक और बात है कि ये जो कहना कि जो वेनेजुएला के अंदर तेल के बहुत बड़े ज़खायर हैं, इनके बारे में भी जो है वो मुख्तलिफ आ रहा है। इतने ज़्यादा है नहीं जितनी उनकी हाइप क्रिएट की भी, और बहुत कंसिस्टेंसी उनकी बहुत बहुत ज़्यादा है। वो टार की तरह के हैं और उसके जो प्लांट हैं वो सिर्फ अमेरिका ने अपने लिए लगाए हुए। तो अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लांट सिर्फ वेनेजुएलन क्रूड ऑयल के बेस पर लगा लिए हुए, किसी और ऑयल के लिए वो काम ही नहीं आ सकते। अच्छा, इसमें मिस शाजिया, अगर इसी चीज को रिलेट हम पाकिस्तान के साथ करें, आफ्टर द पोस्ट वार सिचुएशन के अंदर देखें तो हमने डिप्लोमेसी तो बड़ी कमाल की कर डाली है। हमारे जो चाइना के साथ जिस तरीके के ताल्लुकात हैं वो तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अब 2025 की बात करें, जैसे पोस्ट वार की बात कर रहा हूं, तो बहुत अच्छे ताल्लुकात बने। तो आप क्या समझती हैं कि कितना चैलेंजिंग पाकिस्तान के लिए होगा इन दोनों रिलेशंस को? वेनेजुएला वाली एग्जांपल को हम सामने रखें अगर, कि वो जैसे आप कह रहे हैं कि मदुरो साहब ने बातें नहीं मानी ट्रंप साहब की, उनको, या हम मोदी की एग्जांपल ले लें, तो पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंजिंग है इस वक्त राइट नाउ? तमाम जो ग्लोबल साउथ के मुल्क है ना, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बहुत चैलेंजिंग। इसके अंदर नेविगेट करना, इन वाटर्स में सेल करना बहुत बहुत चैलेंजिंग है। पाकिस्तान के वेस्ट के साथ हमेशा ट्रांजैक्शनल रिलेशन रहे हैं, हम उनको बहुत समझते हैं, हम उनके लिए बहुत लंबी जंगें लड़ते रहे हैं, और वो हमें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं जी। तो हम उनके साथ थोड़े बेहतर तरीके से डील कर लेते हैं। लेकिन किसी भी सतह पे उनके साथ कोई बहुत लंबी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ना हम बना सकते हैं, ना हमें बनानी चाहिए। चाइना हमारा ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन चाइना के, जो कि मैं बहुत एडवोकेट करती हूँ और मैं ग्लोबल साउथ की ऑटोनॉमी के बहुत हक में हूँ, लेकिन मदुरो किडनैप ने मुझे इस चीज पे सोचने पे जरूर मजबूर कर दिया कि अगर चाइना की नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है जी, ये $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करना और फिर वहां से निकल जाना, इस पे दो राय हैं। एनालिस्ट कह रहे हैं कि हो सकता है कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात हुई थी, तो अमेरिका ने कहा होगा कि जो मोनरो डॉक्ट्राइन के अंडर लैटिन अमेरिका मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है, चाइना जाके अपना ले ले और रशिया अपना ले ले। अगर चाइना और रशिया ने ये भी किया है बिहाइंड जो क्लोज डोर, तो इसके भी ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए था, चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। और अगर ये नहीं किया है और चाइना जो है उसको बिल्कुल, वो चाइना जस्ट कॉट स्लीपिंग अंडर द बिहाइंड द व्हील, तो ये भी बहुत बुरी बात है। फिर भी ये सही नहीं है। अब आम लोग जो हैं वो जो चाइना की पॉलिसी अभी समझ नहीं पा रहे हैं,
उनके अंदर तो ये मखमसा आ गया जो आप सवाल कर रहे हैं कि क्या हमें 100% जो है शुड वी पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, और जो हमारे यहाँ भी अक्सर ये सवाल जो है वो। अच्छा मिस शाजिया, इसमें ये बताइएगा कि माइट इज राइट का फिनोमेना तो चल रहा है ना, मैक्सिमम चल रहा है वर्ल्ड के अंदर इस टाइम, ठीक है। और जैसे आपने लैटिन अमेरिका की बात की और उसके साथ साथ हम EU मेंबर्स की बात करें, इन तमाम ममालिक में से किन ममालिक को आप समझती हैं कि वो रिटेलिएट या उस पर जो है वो अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो एक अच्छी वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर वर्त रखते हैं? मेरा सवाल जी ये सारी अलायंसेस की गेम है। यूरोप इस वक्त बहुत आइसोलेट फील कर रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहेगा। ट्रंप ने कहा है मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, डेनमार्क का हिस्सा है, हो सकता है डेनमार्क खुद उनको दे दे थोड़ा सा दू बदू के बाद, कोई नहीं बोलेगा। रशिया जो है वो बहरहाल उसने नेटो को शिकस्त दी है यूक्रेन की वॉर में, वो एक विनर है जो हमें विनर नजर आ रहा है, लेकिन वो भी अब खुद को स्ट्रेच फिलहाल नहीं करना चाह रहा। और चाइना तो वैसे ही नॉन इंटरवेंशनिस्ट उस पे है, तो जब तक ताइवान पे डायरेक्ट अटैक नहीं होगा हम नहीं उम्मीद कर सकते कि चाइना किसी के रेस्क्यू के लिए आएगा। या अब होगा ये कि नॉन स्टेट एक्टर, जो कासिम सुलेमानी की फिलॉसफी थी ईरानियन जनरल जिसने एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था, वो नॉन स्टेट एक्टर वाली इंसुलेशन दोबारा से आएगी। हर मुल्क अपने अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो दोबारा से इनकलकेट करेंगे, उनको बनाएंगे ताकि वो उस मुल्क को इंसुलेट करें और अपनी जो ब्रीचेस हैं उनको पक्का करेंगे कि इतनी सी भी दरार होगी तो बिकने और अच्छा आपने जो है ठीक है मिस, ग्रीनलैंड की आपने बात की, ग्रीनलैंड के पीछे क्या इनकी कॉन्स्पिरेसी है यूनाइटेड स्टेट्स की? वही स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात है, और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ये है कि जी या कोई रिसोर्सेज वहां पे भी वो हथियाना चाहते हैं। उसमें चाइना ने अपनी बहुत इन्वेस्टमेंट करके आर्कटिक सिल्क रूट एक बनाया है, और उन बर्फों को जो कितने कितने किलोमीटर जो है वो समंदर के अंदर फ्रोजन सी है, उसको जो है क्रश करने की मशीनरी सिर्फ जो है वो रशिया और चाइना के पास है, और वो वहां से अपनी ट्रेड रूट उन्होंने खोला है। तो और ग्रीनलैंड के अंदर रिसोर्स और मिनरल्स भी बहुत है, लेकिन अमेरिका के पास फिलहाल कैपेसिटी नहीं है उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की और मार्केट में बेच देने की। और बट ठीक है, वो बहुत रिसोर्स रिच इलाका है, और चाइना और रशिया की वहां पे बहुत ज्यादा आमद और रफ्त है। उसको कंटेन और कंट्रोल करने के लिए जो है वो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पॉइंट ऑफ ठीक है, इस पे पॉइंट आ गया मिस आपका, और मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस को ताइवान के हवाले से भी बताएं जरा, क्या उसकी क्या वर्थ है, और जिस तरीके से आप रिलेट कर रही हैं उसको वेनेजुएला वाले और तमाम सिनेरियो में। ताइवान जो है वो वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना का हिस्सा है, लेकिन कुछ पिछले 10-15 सालों से अमेरिका इसको मानते हुए अमेरिका एग्री करता है कि ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना। इसके अंदर अगेन जो है वो अनरेस्ट और केओस जो है वो उसको सो कर रहा है और उसको एज अ लिवरेज यूज करता है, और उसके अंदर एक ऐसी हुकूमत जो है वो बनाने में कामयाब हो चुका है जो चाइना से आज़ादी की बात करते हैं, और चाइना फिर ये कहता है कि ये मेरी रेड लाइन है, ताइवान हमारा हिस्सा है, ये कहीं नहीं जा सकता। अब वहां पे एक हुकूमत ऐसी बन गई हुई है जो कि प्रो अमेरिका है, और अमेरिका वहां पे छेड़खानी से बाज नहीं आता, और उसको ठीक है किसी न किसी सूरत में इस चीज को इंगेज पॉइंट आ गया मिस आपका। आखिरी सवाल बस ईरान के हवाले से अब ये बता दें कि इस रिसेंटली वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पे तो मामला थम नहीं रहा, तो अब कमिंग क्या देख रही हैं आप? फिर ईरान जो है उसको भी उसी तरह अपने हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, जितने उसके अंदर पेनिट्रेशन हो चुकी हुई है, जैसे कि वेनेजुएला के अंदर जो है वो हो चुकी हुई थी, उसको कंट्रोल करना होगा, अपनी सिक्योरिटी कंट्रोल करनी होगी। और खास तौर अच्छा मैं मिस इसमें अगर ये एक सवाल ये करूं कि क्या आप समझती हैं कि ईरान वेनेजुएला से ज्यादा वल्नरेबल है या कम है? ईरान वल्नरेबल वेनेजुएला से कम है, क्योंकि ईरान को बहुत पुराना इस बात का पता है कि किस तरीके से जड़ें जो हैं ये चूहों की तरह जो है वो कैसे ही हमारी सफ़ों में घुस जाते हैं। तो ईरान की वल्नरेबिलिटी तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने तो कहां से लेकर इराक, सीरिया और यमन तक अपनी पैरेलल फोर्सेस, अपने नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो बनाए हुए हैं। वो उनको आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा डिसमेंटल किया जा रहा है, उनको कमजोर किया जा रहा है, लेकिन ईरान उतना वल्नरेबल नहीं है जितना कि वेनेजुएला है, क्योंकि वेनेजुएला एक ऐसी जगह पे फंसा हुआ है जहाँ पे सिवाय क्यूबा के कोई भी अलग उसकी मदद के लिए बहरहाल मौजूद नहीं था। थैंक यू सो मच मिस, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चंक के साथ छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।